नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा की इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जैसे कि पीएम केयर्स फंड के नए ट्रस्टीज कौन बने हैं और एडीबी ने भारत की जीडीपी पे क्या बदलाव किए हैं, साथ ही साथ नॉर्थ चैनल को पार करने वाले भारत के पहले नॉर्थ ईस्ट कौन बन गए हैं। ऐसे न्यूज पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो भी पूरी डिटेल के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हम हर एक कैटेगरी में चर्चा करने वाले हैं, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, इन सारे कैटेगरीज पे चर्चा करने वाले हैं जिनसे आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रही होगी उसे कहीं नोट डाउन जरूर कर ले। तो दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। सबसे पहला हमारा करंट अफेयर्स है कि एल्विस अली हजारिका ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड क्या है और इस रिकॉर्ड में क्या क्या चीजें शामिल है, इस पे चर्चा करते हैं। तो ये भारत के तीसरे ओल्डेस्ट इंडियन और नॉर्थ ईस्ट के पहले ये व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया है। और नॉर्थ चैनल, जैसा कि आपको पता है कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच का ये एक स्ट्रेट है और इस चैनल को इन्होंने जो है पार जो है अभी हाल ही में किया है और इस चैनल को पार करने वाले ये नॉर्थ ईस्ट के पहले व्यक्ति बन गए हैं और भारत के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये असम से बिलोंग करते हैं और ये असम के बहुत ही विख्यात स्विमर है। इनके नाम और भी बहुत सारे रिकॉर्ड है, जैसे इन्होंने जो है 2021 में अरबियन सी में धर्मातर से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया तक इन्होंने स्विमिंग में एक नया रिकॉर्ड बनाया था। ठीक उसी तरह यूएसए के 2019 में कैटालिना चैनल को भी इन्होंने पार किया था और इस चैनल को पार करने वाले ये पहले नॉर्थ ईस्ट भी बने थे उस वक्त। अब इनके नाम एक और ही जो है बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को मात्र 10 घंटे और 59 मिनट में इन्होंने पार करके तय किया है। तो ये जो है अभी हाल ही में एक नया इन्होंने कीर्तिमान रच दिया है और नॉर्थ चैनल को पार करने वाले ये भारत के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एडीबी ने इंडिया की जीडीपी में कुछ बदलाव किए हैं। यानी कि इसने जो भारत की जीडीपी की अनुमानित जीडीपी बताई थी उसमें इसने फिर से जो है चेंजेस किए हैं। क्या किए हैं ये बताते हैं। तो एडीबी मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ये जो जीडीपी की बात हो रही है ये वित्त वर्ष 2022 और 2023 के लिए हो रही है। और इसने एक जो है नया बदलाव ये किया है अपने स्टेटमेंट में। इसने बोला है कि जो भारत की वित्त वर्ष 2022 और 23 में जो जीडीपी होने वाली है वो 7% होने वाली है। पहले इसने जो स्टेटमेंट दिया था वो 7.2% का दिया था। यानी इसने भारत की जीडीपी फोरकास्ट को जो है कट कर दिया है और 7.2% से 7% कर दिया है। और रीजन भी है, रीजन ये इसने बताया है कि भारत की जो इन्फ्लेशन रेट होने वाली है वो एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा हाई होने वाली है। इसी कारण इसने भारत की जो जीडीपी रेट है उसमें कुछ बदलाव किए हैं। और इसके साथ साथ कुछ और भी रेटिंग एजेंसी है जिसने भारत की जीडीपी में चेंजेस किए हैं, जैसे फिच रेटिंग एजेंसी है। इसने वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए जो जीडीपी में बदलाव किए हैं वो 7.8% से 7% किए हैं। यानी इसने बताया है कि जो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी जो अनुमानित होने वाली है वो 7% होने वाली है। ठीक उसी तरह मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने भी भारत की जीडीपी में कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस ये है कि इसने बताया है कि जो 2021 में 8.3% की इसने अनुमान लगाया था वो अब 7.7% होने हैं 22 में। और फिर जो 23 में इसने बताया है कि जो जीडीपी भारत को होने वाली है वो 5.2% होने की संभावना है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जो अनुमान लगाते हैं जीडीपी में, ये जो रेटिंग एजेंसी बताते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके एग्जाम में इससे सवाल बनते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि पीएम केयर्स फंड के नए ट्रस्टीज की नियुक्ति की गई है। अब वो कौन कौन है इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो जो नए ट्रस्टीज बने हैं
सबसे पहले तो उनमें से नाम आ रहा है टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा जी का। जी, इनके साथ साथ दो और लोग इस पीएम केयर्स फंड के जो है ट्रस्टीज के रूप में नियुक्त किए गए हैं, और उनमें एक हमारे देश सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज केटी थॉमस है, और उनके साथ जो है फॉर्मर डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा जी हैं। यानी कि जो पीएम केयर्स फंड में जो 3 नए ट्रस्टी की नियुक्ति की गई है, उनमें सबसे पहला नाम है रतन टाटा, दूसरा नाम है केटी थॉमस, और तीसरा नाम है करिया मुंडा। नाम याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इन पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के साथ साथ इस पीएम केयर्स फंड के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड की भी जो है इसने घोषणा की है, और इस एडवाइजरी बोर्ड के लिए जो पर्सन को नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, उनके नाम है फॉर्मर कैग राजीव महर्षि, उसके बाद इंफोसिस के फॉर्मर फाउंडेशन चेयरपर्सन सुधा मूर्ति, और इंडिकॉर्प्स और पिरामिल फाउंडेशन के जो फॉर्मर सीईओ हैं उनका नाम आनंद शाह है। इन तीनों लोगों को जो है वो पीएम केयर्स फंड के एडवाइजरी बोर्ड में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब पीएम केयर्स फंड क्या है? तो पीएम केयर्स फंड एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, यानी कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां जो अमाउंट रखे गए हैं, यानी जितने भी यहां पे फंड रखे जा रहे हैं, वो बेसिकली इसलिए कलेक्ट किए जाते हैं ताकि इमरजेंसी आने पे उस फंड का यूज जो है पब्लिक के लिए किया जा सके। ठीक है, और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो पीएम केयर्स फंड के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि भारत को यूनाइटेड नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है और ये अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो भारत में जो हाइपरटेंशन डिजीज है उसके कंट्रोल और प्रिवेंट के इनिशिएटिव के लिए भारत को यूनाइटेड नेशन के द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कौन से इनिशिएटिव के लिए? तो इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, यानी कि बेसिकली हाइपरटेंशन के बारे में आप सभी जानते होंगे कि हाइपरटेंशन यानी कि अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, यानी कि जिसमें ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में नहीं होते हैं, जिसे हम बीपी, हाई बीपी कहते हैं। इस सिचुएशन में क्या होते हैं कि जब किसी भी पर्सन का बीपी हाई होता है तब उस पर्सन को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की जो है संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि उसे या तो स्ट्रोक आ सकता है या हार्ट अटैक आ सकता है। तो ऐसे चीजों को रोकथाम करने के लिए और उनसे बचाव करने के लिए जो भारत के द्वारा इनिशिएटिव उठाए गए हैं, निकाले गए हैं, शुरुआत किए गए हैं, उनके इसी सराहनीय कार्य के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आपको मैं बता दूं कि भारत में जो टोटल डेथ होते हैं उनमें से 1/3 जो डेथ होते हैं वो हाइपरटेंशन के कारण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक कॉस्मोनॉट है, नाम है वैलेरी पोलियाकोव, इनकी मृत्यु हो गई है 80 साल की उम्र में। ये कौन है और इनके नाम क्या क्या रिकॉर्ड है, इस पे बात करते हैं। तो ये एक रशियन कॉस्मोनॉट है। कॉस्मोनॉट का मतलब यहां पे ये है कि रशिया की स्पेस एजेंसी से जो लोग ट्रेंड स्पेस में जाने वाले जो पर्सन होते हैं उन्हें कॉस्मोनॉट बोला जाता है। और एस्ट्रोनॉट किन्हें बोला जाता है? तो जो लोग जैसे नासा या जैक्सा या ईएसआई से जो ट्रेंड पर्सन होते हैं जिन्हें स्पेस में भेजा जाता है, उन्हें जो है वो एस्ट्रोनॉट के नाम से जाना जाता है। और रशिया के स्पेस एजेंसी से जो पर्सन स्पेस में भेजे जाते हैं उन्हें कॉस्मोनॉट के नाम से जाना जाता है। डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये रशिया के एक बहुत ही फेमस कॉस्मोनॉट थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और इनके नाम क्या रिकॉर्ड रहे हैं तो ये मैं आपको अब मैं बताने वाला हूं कि ये जो है स्पेस में सबसे लंबे दिन तक अकेले रहने वाले ये अभी तक के व्यक्ति हैं। यानी कि इन्होंने स्पेस में इतनी लंबी अवधि गुजारी है जितनी कि आज तक न किसी कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट के द्वारा गुजारी गई है। यानी इन्होंने स्पेस मिशन में 2 बार पार्टिसिपेट किया है और इन्होंने जो टोटल अपने कैरियर में जो स्पेस में दिन गुजारे हैं वो है 678 डेज और 16 घंटे। यानी इन्होंने स्पेस में 678 दिन और 16 घंटे बिताए हैं। पहली बार 1988 और 1989 में जब ये स्पेस में गए थे तो इन्होंने 288 दिन गुजारे थे, और दूसरी बार यानी कि 1994 और 1995 में जब ये स्पेस में गए थे तो इन्होंने
437 दिन गुजारे थे। यानी कि इन्होंने स्पेस में सबसे लंबे अवधि तक स्पेस फ्लाइट किया है। ओके, और ये जब दूसरी बार स्पेस में गए थे तो ये रसिया के जो स्पेस स्टेशन है यानी कि मीर स्पेस स्टेशन, इसकी फाउंडेशन 1986 में रखी गई थी। इसे आप याद कर ले, मीर स्पेस स्टेशन ये रसिया की स्पेस स्टेशन है और इसकी जो फाउंडेशन की गई थी वो 1986 में की गई थी। ये इसी स्पेस स्टेशन पे गए थे और ये बेसिकली इस रिसर्च के लिए गए थे कि जब कोई मानव को मार्स मिशन पे भेजा जाएगा तो वो कितने दिनों तक जो है उस मिशन में काफी लंबे वक्त लगेंगे, तो जब वो मार्स मिशन से वापस आएगा तो उसकी मानसिक और जो फिजिकल स्टेटस होगी वो कैसी होगी। इन सब चीजों के रिसर्च के लिए ये इतने दिन स्पेस में गुजारे हुए हैं और जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि आरबीआई के गवर्नर के द्वारा 3 नए डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। कौन कौन से शुरू किए गए हैं, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 में की गई है और इसे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इनमें जो जो इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं वो है रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई, दूसरा है यूपीआई लाइट और तीसरा है भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट इनिशिएटिव्स। यानी कि जो रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई, यानी कि जब आप यूपीआई से पे करते हो डिजिटल पेमेंट, तो वो बेसिकली डिजिटल पेमेंट वो डेबिट कार्ड से पे होती है, वो रिलेट होती है यूपीआई डेबिट कार्ड से। लेकिन आरबीआई के द्वारा अब जो है क्रेडिट कार्ड से भी यूपीआई पेमेंट की जा सकती है। इस इनिशिएटिव की अभी हाल ही में शुरुआत की गई है और इससे पहले जितने भी जो यूपीआई से लिंक किए गए थे पे करने के लिए डिजिटल पेमेंट, वो डेबिट कार्ड से लिंक किए गए थे, लेकिन अब वो क्रेडिट कार्ड से भी होंगे। और इसका फायदा सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक के ग्राहकों को मिलेगा और वो जो है इस क्रेडिट कार्ड के यूपीआई से भीम ऐप के माध्यम से पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि तेलंगाना में जो नए सचिवालय बिल्डिंग बन रहे हैं उसके नाम की घोषणा की गई है। ये किसके नाम पे इस बिल्डिंग का नाम रखा जाएगा और क्यों उनके नाम पे इस बिल्डिंग का नाम रखा जा रहा है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो इस बिल्डिंग का जो नाम होगा वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट है और साथ ही साथ भारत रत्न प्राप्तकर्ता भी है, उनके नाम पर रखा जाएगा। इसकी घोषणा जो है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में की गई है। और क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे रखा जाएगा, इसके पीछे कारण यही है कि इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान में आर्टिकल 3 जोड़े गए हैं, उस आर्टिकल 3 के तहत ही हाल ही में तेलंगाना स्टेट की जो है वो फॉर्मेशन की गई थी। और तेलंगाना स्टेट के फॉर्मेशन जो की गई है वो आर्टिकल 3 के तहत की गई है और आर्टिकल 3 का जो रिलेशन है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से है। और यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे तेलंगाना के नए सचिवालय के बिल्डिंग का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे रखा जाएगा। अब आर्टिकल 3 के बारे में जानते हैं, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भीमराव अंबेडकर के द्वारा जोड़ा गया था। तो आर्टिकल 3 के तहत क्या है कि कोई भी नए स्टेट की फॉर्मेशन की जा सकती है या किसी भी एरियाज या बाउंड्री, किसी स्टेट की बाउंड्री या जो स्टेट है उनके नाम जो है इसी आर्टिकल के तहत चेंज किए जाते हैं। यही आर्टिकल जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लागू किया गया था इस भारतीय संविधान में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक प्लेयर है जिनका नाम है लिंडा फ्रुहबिर्तोवा। इन्होंने 2022 WTA चेन्नई ओपन का खिताब जीत लिया है। इन्होंने किसको हराकर जीता है, इस सब पे बातों पे चर्चा करते हैं। तो ये जो है ये चेक रिपब्लिक की एक टेनिस प्लेयर है, बहुत ही कम उम्र की टेनिस प्लेयर है। इनकी उम्र मात्र जो है वो 17 ईयर्स है और इन्होंने जो है 2022 WTA चेन्नई ओपन का जो फाइनल हुआ था उसका खिताब इन्होंने सिंगल्स की कैटेगरी में जीत लिया है। किस कैटेगरी में? सिंगल्स की कैटेगरी में। और इन्होंने जिस प्लेयर को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है वो पोलैंड की माग्डा लिनेट है, ठीक है। और ये इस खिताब को जीतने वाली अब तक की सबसे यंगेस्ट सिंगल्स प्लेयर बन गई है। यानी इन्होंने सिंगल्स की कैटेगरी में ये खिताब जीता है, इसीलिए इस चैंपियनशिप को जीतने वाली ये अब तक की सबसे यंगेस्ट सिंगल्स
प्लेयर बन गई है। और इसी चैंपियनशिप में जो डबल्स कैटेगरी में जिन्होंने खिताब जीता है वो ब्राजील के ल्यूसा स्टेफनी और कनाडा के गैब्रिएला डाब्रोस्की हैं। तो आप इस नाम को, इनके कैटेगरी को जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि भारत की घरेलू निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल्स को लॉन्च किया गया है। इसके बारे में जानते हैं। तो जो डाइविंग सपोर्ट वेसल्स लॉन्च किए गए हैं उसके नाम है निस्तार और निपुण। नाम याद रखिएगा, निस्तार और निपुण। यानी इसे इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है और विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है। अब ये इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये डाइविंग सपोर्ट वेसल्स क्या है। तो ये समुद्र में जितने भी डिसेबल्ड सबमरीन्स है, यानी कि जो असक्षम सबमरीन्स है, जो अपने आप ऊपर आने में सक्षम नहीं है, उन सबमरीन्स को निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए ये डाइविंग सपोर्ट वेसल्स लॉन्च किए गए हैं। और इस डाइविंग सपोर्ट वेसल्स की अगर लंबाई की बात कर ले तो ये 118.4 मीटर लंबा है और 22.8 मीटर चौड़ा है और इसे समुद्र में डीप सी डाइविंग ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि आरपीएफ की रेजिंग डे सेलिब्रेट की गई है। कब की गई है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और इसकी जो इस साल 38 रेजिंग डे मनाई गई है वो 20 सितंबर 2022 को मनाई गई है। और इसे जो है पहली बार दिल्ली के बाहर जो है इसकी परेड आयोजित की गई है। और कहां की गई है, तो लखनऊ के जगजीवन राम आरपीएफ एकेडमी में ये नेशनल लेवल की परेड आयोजित की गई है इसके रेजिंग डे यानी कि स्थापना दिवस के अवसर पर। और ये पहली बार हुआ है कि जब नई दिल्ली के बाहर आरपीएफ की परेड ऑर्गेनाइज की गई है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो हमारे पार्लियामेंट में 1957 में की गई थी। बेसिकली रेलवे प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी के लिए इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन धीरे धीरे इसे जो है कुछ और भी अधिकार दिए गए, जैसे कि अगर किसी तरह के रेलवे में गलत वर्क हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसे और भी अधिकार दिए गए, जैसे कि ये कई सारे जो पर्सन गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें ये अरेस्ट कर सकते हैं और रेलवे की अच्छे से ये चेकिंग भी कर सकते हैं। और 20 सितंबर 1985 में ये महसूस किया गया कि इसे जो है हमारी यूनियन का एक आर्म फोर्स बना देना चाहिए और 20 सितंबर 1985 को इसे हमारे भारत संघ का एक आर्म फोर्स के रूप में इसे घोषणा की गई। इसी कारण 20 सितंबर को आरपीएफ जो है वो हर साल अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट करता है। दोस्तों, ये है हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिसपे हमने पूरी डिटेल यानी कि कुछ वैसे पॉइंट पे चर्चा किया जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज पे चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एडीबी ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.2% यानी कि 7.2% से घटाकर कितना कर दिया है। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये जो 2022 और 2023 की जो वित्त वर्ष के लिए जो जीडीपी वृद्धि का अनुमान इस बार निकाला गया है वो 7% निकाला गया है, यानी पहले 7.2% था, अब 7% कर दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। आपको मैंने 3 नाम बताए जिनमें से एक नाम यहाँ पे मौजूद है, आपको उसी का नाम बताना है, यानी कि सही जवाब है रतन टाटा जी को किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसैनिक द्वारा लॉन्च किए गए 2 बड़े डाइविंग सपोर्ट वेसल्स का नाम क्या है। अभी मैंने इसकी नाम की चर्चा की, इसका नाम क्या है, तो निस्तार और निपुण नाम है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये है हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिसपे मैंने पूरी डिटेल के साथ चर्चा किया। अगर आप और भी करंट अफेयर्स को अलग अलग फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं या आप ऑनलाइनर के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं या हर एक डेट की करंट अफेयर्स आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkaripareeksha.com पे जरूर विजिट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। धन्यवाद।